स्वागत है आप सभी का टारगेट गुरुकुल के इस यूट्यूब चैनल पर। हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं पार्ट बी, फर्स्ट सेमेस्टर पार्ट बी मैथमेटिक्स इंटीग्रल कैलकुलस के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे पहले से ही। अब हम बात करने वाले हैं उसके दूसरे लेक्चर के बारे में। वैसे तो ये तीसरा लेक्चर है, पर हम लोग बात करेंगे इसमें, शुरू से बात करेंगे क्या क्या हमने पढ़ा दिया है, क्या नहीं पढ़ाया है, क्या क्वेश्चन सॉल्व आउट करा दिया है, सब हम देखेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हमने देखा था डिफिनिट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम, ये हमारा चल रहा था टॉपिक, हमने करा दिया है। आप इसकी डेफिनेशन को देख लीजिए एक बार और फार्मूले को एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग का जो होगा वो काफी स्मूथ हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्विंग काफी अच्छे से होगा। ये फार्मूला था इंटीग्रल ओवर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल हो जाएगा लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, एच बाहर आ जाएगा, एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h। ये देख रहे हैं आप एपी बन रहा है एक टर्म, फिर उसमें कुछ ऐड हुआ है, एच ऐड हुआ है, फिर एच यहाँ एक बार और ऐड हुआ है तो 2h हो गया, प्लस ऐसे ऐसे करके एन टर्म ऑफ एपी ये फॉर्म कर रहा है। तो ये चीजें काफी आसान सी हैं, इसको आप लोगों ने देखा है काफी अच्छे ढंग से। दूसरी बात यह है कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी बच्चे हैं जिसकी कोर्स में कंप्लीट नहीं हो पाया है, या फिर आपके काफी अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे एप्लीकेशन टारगेट गुरुकुल को ज्वाइन करें, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और इनरोल करें, जिसमें आपको ये चारों सब्जेक्ट काफी अच्छे ढंग से पढ़ाई जा रही है। सॉरी, पांचों सब्जेक्ट, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी एंड बॉटनी। मैथमेटिक्स तो हमारे द्वारा कंप्लीट किया जा रहा है और मैडम भी हैं एक, वो भी कंप्लीट करा रही हैं डेफिनिट इंटीग्रल। और इनडिफिनिट इंटीग्रल जो है सॉरी वो करा रही हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, और मैं करा रहा हूँ क्या इंटीग्रल कैलकुलस। तो ये मैथमेटिक्स हमारे द्वारा कवर हो रहा है। सिमिलर वे में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी सब सब्जेक्ट कवर अप हो रहे हैं और काफी यूनिट लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो आप सभी से अनुरोध है कि ये ज्वाइन जरूर करें एप्लीकेशन। यदि आपकी सेमेस्टर की परीक्षा करीब आ गया है तो इसको जरूर जरूर विजिट कीजिएगा एक बार। इस कोर्स की आपकी प्राइस होने वाली है 449। ये काफी नॉमिनल सा प्राइस है, जिसमें आपको तीनों सब्जेक्ट का एसेस मिल जाता है। आपकी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कई सारे उसमें ऑप्शन बना रखे हैं, जैसे कि आपको पीवाईक्यू जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका भी हम लोग पीडीएफ वगैरह देते हैं, उसको सॉल्व आउट कराते हैं। साथ ही साथ जितने भी बुक्स हैं वो बुक्स के भी कुछ पीडीएफ आपको इंपॉर्टेंट जो होती है वो हम लोग जरूर देते हैं। इसके साथ साथ आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, जिसमें आप 1-to-1 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जितने भी आपके डाउट होते हैं वो भी हमें कमेंट करेंगे और आपको विदिन 24 आवर आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाता है। ये 449 का जो बैच है उसमें आप कूपन कोड यदि लगाते हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। कूपन कोड है अपना गुरुकुल 10। ये देख लीजिए, गुरुकुल 10 साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है। अगर आप इसको यूज करते हैं तो 10% ऑफ हो जाता है, यानी कि आपकी जो 449 का जो कोर्स है उसमें 10% की और रियायत मिल जाती है। तो ये इस बैच का नाम सारथी है। सारथी बैच को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, इनरोल करते समय देख लीजिएगा। सारथी सेमेस्टर एप्लीकेशन का नाम है टारगेट सेमेस्टर, और सारथी आपके बैच का नाम है। तो अब बिल्कुल वक्त ना जाया करते हुए हम लोग पहुंचते हैं कहाँ, डिफिनिट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम। ये तो अपना फार्मूला था, इस फार्मूले को आपने याद कर लिया होगा। नेक्स्ट थिंग जो थी इंपॉर्टेंट, हमने बताया था कि आपको पूरी इंटीग्रल कैलकुलस में कुछ ये फार्मूलेज आपको याद करने होंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। फार्मूले आप जरूर याद कीजिए, लर्न कर लेंगे तो आपके लिए ही बेहतर होगा। हमारा पहला फार्मूला था 1 + 2 + 3 + n तक नहीं था, n-1 तक। जैसा कि आप जान रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिया है, जिसमें आपने देखा कि n तक सम का हमें यूज नहीं था। अक्सर हमें n-1 तक सम का ही यूज था, इसलिए हमें फार्मूला n-1 तक का ही लिखा है। सिमिलर वे में मैंने 1² + 2² + 3² अप टू n-1 टर्म तक का स्क्वायर जो था उसके फार्मूला हमने बना लिया है ये। और सिमिलर वे में ये क्यूब का फार्मूला है, आप देख सकते हैं, बस इसी का स्क्वायर होता है। और ऐसे ऐसे करके हमने काफी सारे फार्मूले को लर्न किया था। ये फार्मूला मैंने बताया था काफी इंपॉर्टेंट है, आप इस पर बेस्ड हमने क्वेश्चन अभी तक तो नहीं कराया है, लेकिन आने वाले लेक्चर में हम 2 क्वेश्चन इसका लेंगे, जैसे कि साइन का भी एक क्वेश्चन लेंगे और कॉस का भी एक क्वेश्चन लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारे आने वाला है उस पर साइन एंड कॉस का इंटीग्रल
सॉल्व कराएंगे, सॉल्व आउट कराएंगे, जो कि आपको यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में 100% होता है कि यहाँ से या तो साइन का क्वेश्चन पूछेगा या फिर कॉस इंटीग्रल ओवर ए टू बी पूछेगा ही। तो ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने अभी तक नहीं कराया है। नेक्स्ट वीडियो में दोनों क्वेश्चन एक ही वीडियो में कराने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि अब तक हमने सॉल्व करा चुका है, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करा लिया है। ये क्वेश्चन आप अगर आप देख रहे हो, ये पहला वीडियो है, पहला वीडियो हमने एप्लीकेशन पे सॉरी अपलोड किया था। तो एप्लीकेशन पे जो बच्चे हैं उन्होंने ये देख लिया। अगर आपने नहीं देखा तो किसी और सोर्स से, किसी बुक से या फिर कहीं और सोर्स से जरूर देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आई है वो यूट्यूब वगैरह पे है, तो ये फर्स्ट वीडियो करके होगा, तो ये देख लीजिएगा आप लोग, इंटीग्रल ओवर ए टू बी ई टू द पावर एक्स dx बाय यूजिंग लिमिट ऑफ सम। ये क्वेश्चन हमने होमवर्क दे दिया था, जिसमें काफी क्लास 12 का ही है, आपका 7 पॉइंट समथिंग करके 7.8 या कुछ करके एनसीईआरटी में दिया होता है। ये क्वेश्चन वहां से उठाया गया है, या आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में थोड़ी पूछेगा, इतना आसान सा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। नेक्स्ट थिंग है इस क्वेश्चन को और cos x के क्वेश्चन को जो होगा हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व आउट कर रहे होंगे, आप लोग देखिएगा जरूर उसे। तो यहाँ पर हमने बात किया था ये इंटीग्रल ओवर e टू द पावर x का, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे देखिएगा। तो इंपॉर्टेंट हमारा ये है कि यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं, बिल्कुल भी समय का ध्यान रखेंगे हम लोग। और सॉरी अब कर्जर है अपना इरेजर, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, हाँ इसे रफ करेंगे। ओ गॉड, इरेजर को कर लेते हैं छोटा और यहां से घुमाएंगे, नहीं यहाँ से घुमाएंगे यूं 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 यहाँ तक और फिर यहाँ तक और फिर यूं जाएंगे। अब अगर आप देखें तो हमने डेफिनिट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम में दो फार्मूलेज बताए थे, और ये भी बताया था कि एक फार्मूला है, ये सिर्फ ओनली वन फार्मूला है। ये फर्स्ट फार्मूला ये है, और सेकेंड फार्मूला हमने आपको दिखाया था। सेकेंड फार्मूला जो था वो कुछ ऐसा दिख रहा होता था, और ये भी बताया था कि हमारा जो सेकेंड फार्मूला है, फर्स्ट फार्मूले पे बेस्ड हमने 3 क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, 3 क्वेश्चन सॉल्व आउट कर लिए हैं। सेकेंड फार्मूले पर हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें 1/√x की हमने सॉल्व आउट कराया था, और आगे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 1/x² का इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम। ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, ये फार्मूला आप लोग देख लेते थे। हमने ये बताया था कि ये जो फार्मूला होता है वो जीपी यानी गुणोत्तर श्रेणी, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो गुणोत्तर श्रेणी नाम से इस जीपी को समझते हैं। बाकी सीबीएसई और आईसीएसई वाले बच्चे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो इसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते थे। जहां हमने ये बताया था कि आरएन जो होता है, यहाँ डिफिनेशन 2 का जब हम लोग उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, तो वहां हमें एनएच फाइंड नहीं करना होता है, हमें फाइंड करना होता है r टू द पावर n, और r टू द पावर n की जो वैल्यू होती है वो b/a होती है। वहां डिफिनेशन फर्स्ट, जैसा कि आप लोग इस वीडियो में इस पीपीटी में देख रहे हैं कि यहाँ पर ये डिफिनेशन फर्स्ट जो है, यहाँ पर हम लोग क्या निकालना रहता था, हम लोग को निकालना रहता था, सॉरी राइट के सेक्शन में आते हैं और येलो कलर, रेड कलर, यहाँ पर हमें निकालना रहता था NH। ओह गॉड, यहाँ पर हमें निकालना रहता था NH, और NH अपना होता था B-A, जो कि क्या होता था, ऑलवेज पॉजिटिव होता था, ये पॉजिटिव वैल्यू होती थी। ये डिफिनेशन फर्स्ट है अपना। डिफिनेशन फर्स्ट में हमें क्या निकालना रहता, ये AP बनाता था, ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये A है, A+H है, यानी कि H हर टर्म में जुड़ते जा रहा है, और ये AN की वैल्यू हो जा रही है। ये देखिए ना, आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा A+n-1 D पढ़ा होगा, D जो कि होता था डिस्टेंस होता था। यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, H है, जो कि आपको नॉर्मली दिख ही रहा है। तो ये AP बनाता था। AP में हमें जब फार्मूले AP टाइप का दिखता था, उसमें हमें निकालना रहता था NH, ये फार्मूला यूज करना रहता था, और उसमें NH निकालना रहता। NH अपना आता था B-A, जो कि ऑलवेज पॉजिटिव होता था। हालांकि जब हम सेकंड डिफिनेशन की बात कर रहे होते हैं, तो सेकंड डिफिनेशन में NH नहीं निकालना होता है, हमें निकालना होता है r टू द पावर n, जो कि होता है B/A। तो ये चीज हमने देखा था, और ये बताया था कि जब बड़ी x टू द पावर 3, 4, 5, 6, 7, 8 टाइप की वैल्यू होती है, उसको हम
इस फार्मूले से यूज करते हैं और ये फार्मूला काफी इजी होता है, काफी सॉफ्ट होता है, जिसे आप लोग यूज कर सकते हैं बिना किसी, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन वगैरह नहीं होता। तो ये प्रायोरिटी दीजिएगा कि यदि कोई वैल्यू जैसे x⁻³ है तो आप इसी फार्मूले से सॉल्व कीजिएगा। हालांकि आप सॉल्व करेंगे तो एपी वाले फार्मूले से भी आंसर सेम आएगा, लेकिन ये जीपी वाले फार्मूले का आप लोग यूज कीजिएगा। यूज करने से आपकी कैलकुलेशन काफी छोटी हो जाएगी और छोटी होने के साथ साथ आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, जिसमें प्लस माइनस में जो एरर होते हैं, सिली मिस्टेक्स वो नहीं होंगे। और हमने ये भी बताया था x⁻, यदि सॉरी x के पावर x/x⁻m है, x 1/x के पावर में m है, तो आप इस फार्मूले को यूज कीजिएगा। काफी बेहतर तरीके से आपको बिना किसी हार्ड और लेंदी कैलकुलेशन के ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हमने ये भी बताया था 1/x⁻m जो है dx है, वेयर m = 1, 2, 1/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी हो, यानी कि अपॉन में x है और उसके पावर में भी कुछ दिया है, तो आप लोग यूज कीजिएगा। ये जीपी वाला फार्मूला काफी प्यारा है, एक बार आप लोग ध्यान दें तो ये पढ़े तो fx dx = लिमिट दे दिया है r टेंड्स टू 1 a r-1 और फिर एक ब्रैकेट ले लिया जिसके अंदर हमने fa + r। ध्यान देंगे यहाँ जो r है वही r यहाँ होगा। अगर r² यहाँ है तो r² यहाँ भी होगा। अगर r n⁻n है तो ब्रैकेट के अंदर भी जहाँ पे r हम लोग यूज करेंगे वहां n⁻n होगा। यानी कि ये चीजें हमें ध्यान देना। सॉरी ये क्या हो रहा, हाँ तो हम लोग कहाँ थे, ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये अंडू कर दे रहे हैं हम ये सारी चीजों को। ये सब फार्मूला आप देख लिए होंगे। इसके बाद हमने बात की थी, इस क्वेश्चन की बात हमने लगभग कर ली थी। इस क्वेश्चन को हम एक बार आपके सामने प्ले भी कर देते हैं, जो कि आप लोग देख लेंगे। यदि आपको नहीं समझ में आया होगा तो एक बार क्लियर आउट हो जाएगा, सॉल्व आउट हो जाएगा। हमारे पास था, हाँ ये क्वेश्चन हमारे पास थी ये क्वेश्चन हमारे पास था जिसे हमने फार्मूले से सॉल्व किया था, जीपी वाले फार्मूले से सॉल्व किया था। ये क्वेश्चन था 1/√x dx का इवेल्युएट करना था हमें लिमिट ऑफ सम से, डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम से हमें इवेल्युएट करना था। यहां से हमें पता था कि इसकी जो वैल्यू हमें जो निकालना, आंसर निकालना, उसे डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम से हमें निकालना है। सॉरी हमने क्या किया था, सबसे पहले एक फार्मूले को लिखा था। अपना ये फार्मूला हुआ था, पेन को ग्रीन कर लेते हैं ना, पेन को ग्रीन करने से फायदा ये होगा कि हाँ ये फार्मूला हो गया। फार्मूले को राइट डाउन किया और हमने ये देखा कि हमें गिवन क्या है। गिवन fx क्या था, fx था हमारा 1/√x और rn हमें जो पता, rn जो हमें निकालना था, rn = b/a होता है। तो लिमिट में हमने fx की वैल्यू पुट किया है। अभी देखिए सिर्फ fx की वैल्यू पुट किया है, तो fx हमारा 1/√x, तो हमें निकालना क्या है, ये लिमिट 8 rn-1 तो हमने लिख दिया और fa निकालना है। जब f(x) है, यहाँ पे x है तो 1/√x हो जा रहा है और यहाँ पर हमें जब a रखेंगे तो 1/√a हो जाएगा ना, तो उसे ही 1/√a लिख दिया गया है। फिर हमें क्या निकालना है, ये टर्म निकालना है r(f)ar। अब x की जगह ar रखेंगे तो क्या होगा, 1/x की जगह ar हो जाएगा, तो सेम थिंग यहाँ पे हो गया और r हमारा ऊपर मल्टीप्लाई में हो गया। सिमिलर वे में हमने x की जगह ar² रख दिया तो हमारा √ar² और वो अपॉन में ये r² ऊपर ही रह गया। सिमिलर थिंग में हमने ये रख दिया, कर दिया। अब हमने क्या किया, देखा सब में √a तो कॉमन निकल ही रहा है, तो हमने यहाँ पर 1/√a हो गया। अच्छा √ar को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ऐसे लिखने का उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य है कि आगे चलकर 1/a जो है हर टर्म में है तो उसको हम लोग बाहर निकालने वाले हैं। इसलिए आपको दिखाने के लिए हमने क्या किया है, √ar को अलग अलग करके लिख दिया है। हालांकि आंसर सेम होता है, आप जानते हैं। यहाँ पे √ar² है, उसे √a और √r² करके हमने अलग अलग रूट करके लिख लिया है, जिससे कि क्या होगा हमारा, यहाँ पर देखिए हमने जो लिया है √1/a सब में लगभग कॉमन आ रहा था, तो उसे हमने बाहर रख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए r
को जो आर का टर्म है, आर का टर्म ऊपर नीचे दोनों है, तो उसको हम लोग कट आउट करेंगे। कट आउट करने का मतलब क्या हो, देखिए यहाँ आर है और यहाँ पर अंडर रूट आर है, तो इसको कट करेंगे तो अंडर रूट आर बचेगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप बताइए, आप ये जानते होंगे, कि अंडर रूट आर मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट आर क्या होता है, अंडर रूट आर मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट आर होता है आर। समझ रहे हैं ना, इतना तक तो ये काफी बेसिक चीज है, आपको समझ में आना ही चाहिए। ठीक है, तो यानी कि आर को हम लिख सकते हैं और इसको डिवाइड कर दें अगर अंडर रूट आर से, अगर रूट आर को अंडर रूट आर से डिवाइड कर दे तो क्या एक अंडर रूट नहीं कट जाता है, तो उसी चीज को हमने लिखा है, तो ऊपर बचेगा अंडर रूट आर बच जाएगा। यही सिमिलर चीज है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि ऊपर पावर 1 है और नीचे 1/2 है, तो 1 - 1/2 करेंगे तो पावर 1/2 ही आएगा। तो सिमिलर वे में ये बस आपको समझाने के लिए था। आर ये रूट आर हो जाएगा, इंटू रूट आर हो जाएगा, एक रूट आर से कट गया, इसलिए यहाँ पर रूट आर आ गया। ये काफी नॉर्मल सी चीज है। सिमिलर वे में ऐसे ही ये भी ऊपर रूट आर स्क्वायर बच जाएगा और ऐसे बच जाएगा, यहाँ पर रूट आर n-1 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं क्या, हर एक टर्म में नीचे 1/√a है, तो नीचे 1/√a हर एक टर्म है, तो हम क्या करेंगे, उसे कॉमन निकाल लेंगे, और कॉमन निकाल कर हमने लिख दिया है यहाँ पे। अरे भाई, सब में हर टर्म में से 1/√a को बाहर निकाला है, तो उसे आगे कर लिया, सामने कर लिया, तो हमारे पास क्या बच के आया, 1 + √r प्लस √r² प्लस √r³ प्लस, अच्छा देखिए यहाँ पे ये जो r है उसके उस पर जो स्क्वायर उसको हम लोग बाहर भी निकाल के लिख सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते हैं। अगर √a² है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a रूट का होल स्क्वायर भी बना के लिख सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। अरे भाई वैल्यू देखो, √2 यानी कि इसका वैल्यू आएगा वो a आएगा, और इसका भी सिमिलर वे में वैल्यू a आएगा, तो मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं। ये काफी छोटी बातें हैं, लेकिन हम बता देते हैं कि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। 4 बार बातें समझाने का मतलब बस यही है कि आपको वीडियो एक ही लेक्चर में हर बातें समझ में आनी चाहिए। इसलिए हम प्रयास करते हैं कि ऑफलाइन या ऑनलाइन वाले बच्चों को डीपली ऐसा बता दिया जाए कि फिर आपको कुछ पूछना न रहे, कुछ कंफ्यूजन न रहे, हर बात हमने खोल कर बता दिया रहता है। अब जब हमारे पास ये इस टाइप का कुछ मैटर मिल जाता है, तो हम ये देखते हैं क्या ये जीपी नहीं बन रहा है। अगर आप देखें, हमने सॉल्व करके तो यही दिखाया, इसको जूम आउट कर लेते हैं हम, हाँ जूम कर ले। तो जो हमारे पास कुछ ऐसा मिला है मटेरियल क्या घंटा, मटेरियल क्या होता है, जो हमारे पास ये मिला है वो क्या मिला है। अगर आप देखें तो ये पावर बढ़ते जा रहा है, नहीं कि पहला टर्म है 1, दूसरा टर्म है a, तीसरा टर्म है a², चौथा टर्म है a³। ऐसे जब हम देखते थे तो हमें क्लास 10 में बताया था, टीचर ने हमारे जो बताया था, क्लास 10th में ही अक्सर आप लोग जीपी पढ़े होंगे, एपी एंड जीपी तो आप लोग क्लास 10th में ही ना पढ़े थे। एक बार कमेंट में बता दीजिएगा सर हमारे 10th के सिलेबस में था या 11 के सिलेबस में था। जो सीबीएसई बोर्ड वाले होंगे वो तो कहेंगे सर हम 9th में ही पढ़ लिए होते, सॉरी आईसीएसई वाले कहेंगे सर हम 9th में ही पढ़ लिए होते। तो आपने कब पढ़ा था ये चीजें, आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। कमेंट करने से ये लगता है कि आप लोग का इंटरेक्शन बना हुआ है पूरे वीडियो लेक्चर में, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपने कब पढ़ा होता है एपी एंड जीपी के बारे में। सीबीएसई बोर्ड वाले तो हमें लग रहा है कि 10 में पढ़ते ही हैं। तो ये देखिए, अगर आपको जीपी देखने से नजर आ रहा होगा तो जीपी में क्या निकालते थे हम लोग, कॉमन रेशियो निकालते थे। अच्छा, एपी में क्या निकालते थे, कॉमन डिफरेंस निकालते थे, उसे डी से डिनोट करते थे। लेकिन ये जब जीपी बन रहा है तो कॉमन रेशियो निकालते थे। कॉमन रेशियो निकालने का मतलब क्या होता था, सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म अपना क्या है, सेकेंड टर्म यानी कि √r डिवाइड बाई फर्स्ट, तो यानी कॉमन रेशियो जो आएगा वो √r भाई 1 आएगा, जिसे हम लोग √r लिख सकते हैं। अरे सिर्फ सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म नहीं होता है, किसी भी 2 टर्म को उठा लीजिए जो कि कंसेक्यूटिव टाइप के हो, यानी कि 10वां टर्म निकाल लीजिए, 11वां टर्म निकाल दीजिए, 11वां टर्म डिवाइड बाई 10वां टर्म भी आपका यही आएगा। आप लोग एक बार निकाल के दिए, अब छोटे बच्चे थोड़ी हर बात बताई जाए। तो कॉमन रेशियो निकाल दिया और फर्स्ट टर्म हमारा निकल के आया है 1। यहाँ पर देखिए क्लियरली फर्स्ट टर्म हमें दिख रहा है, वो 1 दिख रहा है। अच्छा, अब उसके बाद हमने बताया था कि इसके सम यानी कि जीपी के n टर्म की सम है, सम आपने सर्म सुना होगा,
हमने भी शर्म बोल दिया था, लेकिन शर्म नहीं है, सम। योग, हिंदी मीडियम वाले के लिए योग। तो आपने जीपी के एन टर्म का योग तो पढ़ा होगा ना, तो उसी फार्मूले का हमने यूज किया। यहाँ पे क्या होता था, फार्मूला होता था, ये फार्मूला कुछ कट रहा है क्या? इस फार्मूले को हम लोग इरेज करके फिर लिख देते हैं भाई। हाँ, यहां से ये देखो इरेज कर रहे हैं हम। बड़ी चतुराई से इरेज करना पड़ता है, स्मार्ट बोर्ड है साहब, पर इससे भी ज्यादा स्मार्ट हम हैं। हाँ, तो हम कहाँ थे, ये आर कट नहीं है, चलो भाई इसे भी मिटा लो, सब मिटा दिया तो इसे भी मिटा लो, ये आर। सर बाकी सब तो ग्रीन है, पिंक है, ये ग्रीन क्यों कर दिए? चलो नहीं, फिर कंफ्यूज हो जाओगे तुम, नीचे ग्रीन क्यों लिखा है, इसे पिंक में ही करके लिख देते हैं भाई, क्या जाता है अपना। इरेज कर लो इससे, और इसे ऐसे आर, ओ गॉड, आर। हाँ अब तो क्लियर होगा ना, अब क्लियर होना ही चाहिए, नहीं होगा तो भाई लानत है तुम पर। छोटी छोटी बातें खोलकर समझानी पड़ रही है। ये देखिए एनथ टर्म का, जीपी में एनथ टर्म का योग, योग क्या होता था, एनथ टर्म का योग, अरे नहीं, एनथ टर्म का सम। हाँ, एनथ टर्म का जो सम होता था वो कुछ ऐसे निकल के आता था, ए ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस आर एन डिवाइड में अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस आर। ये हमने करा दिया है भाई, फार्मूले की लिस्ट में आपने फार्मूला पहले देखा होगा, तो ये चीजें आपको निकल के आई होगी। और फिर कहते थे ये फार्मूला तभी यूज होगा जब आर लेस देन 1 होगा, आर लेस देन 1 होगा तो ये फार्मूला यूज होगा। सर हमें तो पता नहीं चल जा रहा है, ये तो लेस देन भी हो सकता है और ग्रेटर देन भी होता है। तो जब आपको फार्मूले में क्लियर ना हो कि ये लेस देन होगा या फिर ग्रेटर देन कॉमन रेशियो होगा, आप एक चीज का यूज कीजिएगा कि हमेशा लेस देन 1 ही मानकर सॉल्व कीजिएगा, आंसर सेम आएगा। हालांकि आप अगर चाहें तो जो कॉमन रेशियो या आर की वैल्यू है उसे ग्रेटर देन 1 करके भी कर लीजिएगा, आंसर हमेशा सेम आएगा। हम लोग अक्सर लेस देन 1 लेकर सॉल्व करते हैं, प्रयास कीजिएगा कि आप भी लेस देन 1 करके ही सॉल्व कीजिएगा। जितने भी स्टैंडर्ड बुक हैं वो सभी लेस देन 1 मानकर ही सॉल्व करते हैं, हालांकि इससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड हमने क्या बनाई थे, इस स्लाइड पे तो है ही, हाँ यहाँ। तो स्लाइड के बाद हमने ये देखा था कि अच्छा ये जो रूट था, हाँ चलो यही समझा देते हैं, समझाने का काम है। ये ए अपॉन में रूट ए है, तो यहां पर क्या ये कट आउट हो जाएगा और यहां पर बचेगा रूट ए। भाई हमने पहले ही 2 मिनट डिस्कस कर लिया है भाई इस बात को। तो ये रूट ए बचेगा, आर माइनस 1 का ब्रैकेट में बचेगा, और फिर ये चीज बचेगा जिसका सम हमें पता हो गया। फर्स्ट टर्म ये था, फर्स्ट टर्म ए होता था, फर्स्ट टर्म हमारा 1 है, 1 माइनस आर, आर कॉमन रेशियो निकल के आया है रूट आर के पावर में एन, और अपॉन में कर देंगे 1 माइनस रूट आर। भाई रेशियो है, ये कॉमन रेशियो है, और ये वैल्यू है, कॉमन रेशियो का वैल्यू है अंडर रूट आर। इस चीज को हम लोग यहाँ पर लिखा है, ये कट आउट कर दिया ए को, फिर आर माइनस 1, और इस टर्म को हमने कुछ ऐसा लिख दिया है। देखिए भाई आपका वही टर्म था, उसे सम करके हमने ऐसा लिख दिया, फर्स्ट टर्म 1 माइनस आर एन स्क्वायर, तो जो कॉमन रेशियो था अपना निकल गया था वो रूट आर निकल गया था, उसके पावर में एन डिवाइड में 1 बाई रूट आर, भाई कॉमन रेशियो है, तो ऐसे करके हमने पुट किया है। और अब क्या करेंगे, इस n को हमने अंदर लाया, अंदर लाने से ये निकल के आएगा कि हमें r टू द पावर n मिल जाएगा। r टू द पावर n की वैल्यू हमें पता है, b अपॉन a होता है। तो चूंकि हमें ये चीज निकालना था, ये चीज हमें निकालना था, इसलिए हम अंदर r को अंडर रूट के अंदर ला दिए। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा ये यूज कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इससे। तो पूरे क्वेश्चन में बस इसे अंदर लाए हैं, और अंडर रूट आर एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी अपॉन ए एज इट इज हमने लिख दिया है। और नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, अब बी अपॉन ए को हमने रूट अलग अलग करके लिख लिया, और एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद देखिए क्या कट आउट हो रहा है, ये एलसीएम ले लिए हैं, तो यहाँ पर आ गया रूट ए माइनस रूट बी, और डिवाइड में रूट ए, और अपॉन में आ गया 1 माइनस आर। सिमिलर थिंग में हमने क्या किया है यहाँ पे, अच्छा ये देखिए रूट ए से रूट ए कट आउट हो जाएगा, जो कि हमने इस स्टेप में काटा है। अच्छा यहाँ पर नीचे 1 माइनस रूट आर बचा हुआ है,
तो 1 माइनस रूट आर बचा, यहाँ पे आर माइनस 1 बचा है। आप लोग चतुराई से अगर थोड़ी भी इंटेलिजेंस लगाएं तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि इसे हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, आर है तो उसको रूट आर का स्क्वायर लिख सकते हैं, रूट आर का स्क्वायर होगा आर ही होगा। तो इस टर्म को हमने कुछ ऐसे सजा के लिख लिया है जिसे आगे चलकर रूट आर माइनस 1 और रूट आर प्लस 1 होगा। तो यहाँ से 1 माइनस जो रूट आर है, अगर माइनस हमने इधर कॉमन बाहर निकाल दें तो ये हो जाएगा -1 प्लस रूट आर। तो यहाँ -1 प्लस रूट आर से कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे का माइनस जो बचा है वो आगे लेके आ जाएंगे। यहाँ पर बचा ये टर्म, इस रूट ए से रूट ए कट गया और डायरेक्टली आपका ये चीज बच गया। इस चीज में हमने जो आर की वैल्यू है लिमिट हमने 1 पुट अप कर दी है, तो ये यहाँ से 2 हो जाएगा, -1 आगे है ही और ये टर्म हो जाएगा। तो इसे हम लोग ऐसे इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके रूट बी माइनस रूट ए, ये जो कि अपना आंसर हो जाएगा। तो ये अपने प्रीवियस वीडियो का था, लेकिन हमने इस वीडियो में बता दिया है कि जो बच्चे पिछले वीडियो को नहीं देखे हों या फिर पिछले वीडियो में उन्हें नहीं समझ में आया हो तो इस वीडियो से तकरीबन आपको समझ आ जाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व आउट करने वाले हैं। इसी फार्मूले को जीपी यानी कि जीपी वाले फार्मूले को यूज करेंगे और उससे उसके पूरा समझने का प्रयास करेंगे। ये जो क्वेश्चन होने वाला है वो क्वेश्चन भी आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में, बहुत सारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में लगातार लगभग पूछा रहता है। अगर इस फार्मूले से पूछा है तो 2 क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि 1/√x वाला यानी कि जो ये है, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा 1/x² इंटीग्रल ओवर b to a to b। ये क्वेश्चन भी आपके काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है तो 2 ही क्वेश्चन देते हैं, या तो ये वाला दे देंगे या फिर हमने जो सॉल्व कराने जा रहे हैं वो वाला क्वेश्चन पूछ देंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और शुरुआत करते हैं इस शानदार से क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपका होगा, सॉरी इसे हम लोग कर लेते हैं ब्लैक, नहीं इसे हम लोग किस कलर में करें, इसको हम लोग करेंगे व्हाइट कलर में। क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग व्हाइट कलर से। हाँ, तो अपना ये क्वेश्चन हो जाएगा a to b इंटीग्रल क्या हो जाएगा 1/x² dx। सर बड़ा गंदा लिखते हो आप, इसे अच्छे से लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन a to b, ओ गॉड, a to b 1/x² dx। सॉल्व बाय लिमिट ऑफ सम, evaluate by limit of sum। लिमिट ऑफ सम। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व आउट करेंगे। ये क्वेश्चन भी आपके काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फार्मूले को राइट डाउन करेंगे। तो अपना फार्मूला क्या होता है आप लोग बताएं। अगर सर हम फार्मूला नहीं बता पाएंगे, पढ़ना पड़ता है यार फार्मूले। फार्मूला क्या था, इंटीग्रल a to b fx इक्वल टू, हम क्या लिखते थे, लिमिट s टेंडिंग टू 1। खाना खा के आए हैं क्या सर, a h -1 r -1 बताया करो यार, हम कैसे बता सकते हैं सर, लाइव थोड़ी हो, बताया करो भाई, कमेंट करके बता दिया करो। फिर यहाँ पे क्या लिखते थे, fa प्लस r लगा देते बाहर, f(a)r प्लस r² अब बाहर निकाल देते थे, f(a)r² प्लस डॉट 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 लगा दीजिए। सर जी कितना बड़ा फार्मूला लिखवाते हो। यह हो जाएगा rn-1 f(a)r(n-1), ये आपका पूरा फार्मूला हो जाएगा। ये फार्मूला कुछ और नहीं है, इस फार्मूला, यही फार्मूला हम आपको तभी से बता रहे हैं। ये फार्मूला काफी आसान होता है, लिमिट, जिसमें आपको बता दिया गया है लिमिट आर टेंड, सॉरी यहाँ पे एच लिखा है क्या, हमने एच लिखने की आदत हो गई है ना, पूरा फार्मूला में हमने एच लिखा था। तो आर टेंडिंग टू लिमिट r टेंडिंग टू 1
ए आर माइनस वन, ए आर माइनस वन, फिर एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाएंगे जिसमें एफ ए ले लेंगे, एफ ए प्लस आर, एफ ए आर हो जाएगा, ए आर स्क्वायर हो जाएगा अंदर, और ए आर एन टू द पावर एन होगा। ध्यान देंगे कि जो आर की वैल्यू होगी बाहर भी वही आर होगा, यानी कि यहाँ आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर बाहर आके निकल लिया है। यहाँ आर एन माइनस वन है तो यहाँ पे आर एन माइनस वन हो जाएगा। इस प्रकार से आप फार्मूले को यूज कर सकते हैं, इस फार्मूले को लर्न कर सकते हैं। तो नेक्स्ट थिंग हमारी क्या थी, सर कलर चेंज कर लो, ये तो फार्मूला था। खैर नो गॉड, इसे येलो कर लेते हैं, इसे कर लेते हैं ग्रीन, नहीं आसमानी कर लो भाई, क्या दिक्कत। तो यहाँ पर हमें गिवन क्या है, यहाँ पर हमें क्या पता चलता है, एफ एक्स जो है अपना वो हो गया 1/x²। सर कहाँ से एफ एक्स निकाल दिए, तो भाई अंडर रूट, ये इंटीग्रेशन है भाई। इंटीग्रेशन के अंदर जो वैल्यू होती है वही आपकी एफ एक्स होती है। इंटीग्रेशन के अंदर 1/x² है तो एफ एक्स हो जाएगा 1/x²। नेक्स्ट थिंग जो हमारी काम की थी वो r टू द पावर n जो कि होती थी b/a, ये भी दिख रहा है आपको, खैर भगवान आपको आप b/a दिख रहा होगा, हाँ ये b/a तो समझ में आ रहा है, काफी बड़ा बड़ा लिखा है हमने, हाँ ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में हम अपने एफ एक्स को पुट डाउन करते थे, तो यहां से फिर हम क्या करें, कलर चेंज कर लें, कलर कर ले चेंज, तो कलर रख लेते हैं ये ठीक है। इसको हम रेड से लिखें क्या, देखा चेक किया जाए, ओ गुड, ये हमने ओ चलो कुछ तो ठीक है। तो फॉर्मूले में हम जब पुट करते हैं तो ये क्या बनता है, a टू बी 1/x² dx। इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, फॉर्मूले में आप पुट कीजिए तो लिमिट a r-1 r टेंडिंग टू 1, यहां पर हम अब क्या ले लेंगे, बड़ा सा ब्रैकेट ले लेंगे, एफ ए की वैल्यू निकालेंगे। देखिए एफ एक्स है तो 1/x² है, तो अगर यहाँ पर a पुट करेंगे तो यहाँ पे a² हो जाएगा ना, तो ये हमारा बन के आएगा 1/a² प्लस में r को हम लोग एज इट इज ऊपर लिख लेते हैं। अच्छा जो x है, एफ एक्स है अपना 1/x², तो एफ ए आर, यहाँ ए आर पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए आर का स्क्वायर, तो इसे हम लोग ऐसे लिख लेंगे ए आर और फिर ब्रैकेट में स्क्वायर प्लस हम क्या लिखेंगे, अच्छा प्लस यहाँ पे r² है तो r² लिख लेंगे। अच्छा अब एफ ए आर स्क्वायर, यहाँ पे ए आर स्क्वायर रखेंगे तो यहाँ पे 1/a² हो जाएगा, यानी कि ये चीज अपना ये बन के आएगी। तो कहाँ है भाई, यहाँ पे तो r² नहीं था, हाँ यहाँ पे r² थोड़ी था, r² लगवा दिए हो यार सर, गलत पढ़ाते हो क्या, नहीं यार गलती से हो जाती है थोड़ी सी मिस्टेक। प्लस डॉट 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 करके यहाँ पे r टू द पावर n-1 है प्लस r टू द पावर n-1। अच्छा अब f a r n-1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/a r n-1 का के पावर कितना होगा, स्क्वायर, यही तो फार्मूला है अपना। अरे यार देखो यहां से हमने किया क्या है, बस इस फार्मूले में पुट किया है, फार्मूले में एफ एक्स की वैल्यू पुट की है, हमें एफ ए की चाहिए था इसलिए 1/a² लिख दिया। और सिमिलर वे में जब हमने ए आर को पुट किया तो कुछ ऐसा टर्म निकल गया और हमने सब पूरे फार्मूले को एज इट इज यहाँ पर लिख दिया है। अगर आप देखें तो क्या इस फार्मूले को ऐसे भी नहीं लिखा जा सकता है, लिमिट r टेंडिंग टू 1 a r-1, फिर एक ब्रैकेट में अगर आप देखें तो क्या इस फार्मूले को हम लोग कुछ ऐसे नहीं लिख सकते हैं, यहाँ स्क्वायर था ही, गलत करवा देते हो, सब में स्क्वायर आएगा ना, हाँ तो क्या हम इस फार्मूले को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, a² प्लस r² बाई a² r²
ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को ए स्क्वायर दिख तो हमें वैसे ही रहा है, पर आप कहेंगे कि सर स्टेप खा जाते हो और समझाते नहीं हो कुछ, तो इसलिए हम आपके लिए ऐसा कर रहे हैं। ये आर, यहां आर स्क्वायर नहीं था, यहां क्या बचेगा, यह होगा आर स्क्वायर डिवाइड में ए, यहाँ आर स्क्वायर है ना, ये आर स्क्वायर था तो यहाँ पे है। यहाँ क्या बचेगा, ए स्क्वायर आर के पावर में 4 प्लस डॉट 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 आर n माइनस 1 अपॉन में, सॉरी, ए स्क्वायर आर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए यहां तक तो बातें क्लियर होंगी, आपको समझ में आ रही होंगी। इतनी बात हमने क्या किया, जो भी वैल्यू थी उसे हमने स्क्वायर करके लिख दिया, चूंकि अपना फंक्शन जो था वो स्क्वायर में था। अब हमने क्या किया है कि ए स्क्वायर को दिखाने के लिए सिर्फ ए स्क्वायर को हम कॉमन लेंगे, इसलिए सारे फंक्शन कुछ ऐसे हमने अरेंज कर दिया है। अगर आप यहां पर देखें तो क्या 1 अपॉन ए स्क्वायर सब में कॉमन नहीं आ रहा है, 1 अपॉन ए स्क्वायर सब में कॉमन आ रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 1 अपॉन ए स्क्वायर को नेक्स्ट लाइन में कॉमन ले लेंगे। जब हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं तो नेक्स्ट, अच्छा अब देखिए 1 बाई ए स्क्वायर को कॉमन ले क्या हम करते हैं, मूव करके इसको छोटा कर लेते हैं पहले, और इसी स्लाइड में आपको बताते हैं, वरना आप नेक्स्ट स्लाइड में जाने से पहले आप सभी को अगर पता हो तो कॉपी पेस्ट का ऑप्शन हमें नहीं दिख रहा है, अगर आपको पता हो तो एक बार जरूर बताइएगा। हाँ, यहां पर अगर आप देखें तो आपको क्या दिख रहा है, लिमिट आर टेंडिंग टू 1 ए आर माइनस 1। अच्छा 1 बाई ए स्क्वायर को हम लोग आगे निकाल लें, अगर आप कह रहे हैं 1 बाई ए स्क्वायर को हम लोग आगे निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर हमें ए स्क्वायर को निकाल लिया, चूंकि सब में कॉमन था इसलिए हमने ऐसा किया है। अब 1 बाई ए स्क्वायर निकाल दिया तो यहाँ पर बचा 1, और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा आर बाई आर स्क्वायर। ए स्क्वायर तो हमने कॉमन निकाल दिया, लेकिन ये कट आउट होगा ना, ये कट आउट होगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 अपन आर प्लस में 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस में डॉट 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 करके प्लस 1 अपॉन आर। यहाँ पर क्या बचेगा, अगर आप देख के बताओ यहाँ पे क्या बचेगा। अरे भाई यहाँ से देखो ना, यहाँ से देख रहे हो तो हमें क्या दिख रहा है, ये बचेगा सिर्फ यहाँ जो टर्म है उसका स्क्वायर कट जा रहा है, यानी कि आर n माइनस 1 बचेगा, n माइनस 1। देखो क्या आपको ये चीजें दिख रही हैं, क्या हमने किया कि 1 बाई ए स्क्वायर, एक स्टेप हमने काटा है, एक स्टेप नहीं लिखा है, चूंकि हम प्रयास करेंगे कि आप समझ जाएं। यहाँ पे जो भी 1 अपन ए स्क्वायर था, हर टर्म में 1 अपन ए स्क्वायर था, तो हमने आगे निकाला है 1 अपन ए स्क्वायर को यहाँ पर हमने निकाल दिया है, ए स्क्वायर निकल गया, 1 अपन ए स्क्वायर निकल गया, तो यहाँ बचा 1, यहाँ से ए स्क्वायर तो निकल चुका है और आर से एक आर कट चुका है, तो यहाँ पर बचा 1 अपन आर। नेक्स्ट टर्म में यहाँ पर हमने जब देखा है आर स्क्वायर से यहाँ पे ए तो निकल चुका है बाहर, यहाँ आर टू द पावर 4 है तो 2 कट गया, तो यहाँ पर बचा आर स्क्वायर, और सिमिलर वे में यहाँ पर बचेगा 1 आर टू द पावर n माइनस 1। ये तो काफी सिंपल थी, इसमें कुछ करना नहीं था, पर यदि हमने इसलिए बता दिया कि आपको ध्यान रहे कि कैसे हुआ है। अगर आप फिर भी यहाँ पर देखें तो ये क्या बन रहा है, ये कौन सा सीरीज बन रहा है, आप देखकर बताएं ये कौन सा सीरीज बन रहा है। नहीं कुछ समझ में आ रहा तो आप यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए भाई, सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, ये एक जीपी बन रहा है, आप देखो ना भाई जीपी बन रहा है, जीपी बन रहा है ना, अरे जो गुणोत्तर श्रेणी जीपी बन रहा है, इसको हम आपको दिखाई देते हैं, कैसे, ये एक जीपी बन रहा है, फॉर्म्स जीपी, ये एक जीपी बन रहा है, इसको हम दिखा देते हैं आपको, नेक्स्ट पेज पे दिखाएं क्या, एक पेज ऐड कर लेते हैं उसी में दिखाते हैं, नहीं यही दिखा दो भाई। यहां पर सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म करेंगे तो कॉमन रेशियो आएगा, ये तो जीपी निकल रहा आपको पता चल गया है, तो हम क्या करेंगे
यहाँ पर सॉरी इस ए से इस ए को कट आउट कर दिए तो 1/a बचा। तो इस फार्मूले को हम लोग लिख लेते हैं, राइट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बचा, लिमिट r टेंडिंग टू 1 डिवाइड में a बचा है, r-1 बचा है ऊपर। फिर हमने यहाँ पर क्या निकला है, 1 + 1/r + 1/r² प्लस डॉट 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 करके है डॉट 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 1/r⁻n-1। एक बार हम मिला लेते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास क्या बचा, लिमिट r टेंडिंग टू 1, ऊपर बचा है वो r-1, नीचे बचा a 1 + 1/r 1/r² डेट डेट करके अप टू 1/rn-1 तक हमने आ गया। तो आई थिंक हमने सही लिखा होगा, एक बार आप देख लीजिएगा कोई सिली मिस्टेक तो नहीं है यहाँ पे। और हमने ये बता दिया है कि ये चीज जो बन रहा है वो एक जीपी बन रहा है। जीपी बनने का मतलब ये हुआ कि जीपी बनने का मतलब कॉमन रेशियो सब में सेम होगा। भाई एपी बनता तो उसमें डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है, यानी कि जितना डिफरेंस होता है वो सेम होता है। यहाँ पर कॉमन रेशियो सेम आएगी, यानी कि सेकेंड टर्म को ले ले, कॉमन रेशियो यदि हम सेकेंड टर्म ले लें 1/r डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म तो ये है, यानी कि अपना आ जाएगा 1/r ही इसका आंसर आ जाएगा कॉमन रेशियो। आप सिमिलर वे में सेकेंड टर्म डिवाइड बाई थर्ड टर्म डिवाइड बाई सेकेंड टर्म करेंगे तो भी आपको 1/r ही नजर आएगा। तो इसका मतलब कॉमन रेशियो हमें निकल गया 1/r। कॉमन रेशियो क्या होता है, छोटा r, इसे ऐसे डिनोट करते हैं। और फर्स्ट टर्म ए अपना हो गया फर्स्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है अपना पहला टर्म क्या है, पहला टर्म है अपना 1, यानी कि ये हो गया 1। और हमें पता है कि हमें क्या पता है, हमें पता है कि जो सम का वैल्यू होती है, जीपी के सम की वैल्यू होती है वो हमें पता है क्या होता है, a 1 - 1 a ब्रैकेट के अंदर 1 - r⁻n डिवाइड बाई 1 - r। तो इसका फार्मूला हम लोग नोट डाउन करेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसका फार्मूला हम लोग यही डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो हो जाएगा लिमिट r टेंडिंग टू 1, यहाँ बचा r-1 अपॉन में a बचा है, एक ब्रैकेट लेंगे, ब्रैकेट के अंदर अच्छा इस सब को समराइज करके हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म अपना 1 है, 1 - कॉमन रेशियो के पावर में स्क्वायर, कॉमन रेशियो के पावर में n, यानी कि कॉमन रेशियो अपना क्या निकल के आया है 1/r के पावर में n, ऐसे लिखते थे ना। और अपॉन में 1 - 1/r। देख लो भाई हमने क्या किया, भाई कॉमन रेशियो का फार्मूला जो एन का था, यानी कि n टर्म तक का सम जो था जीपी में, उसका फार्मूला हम लोग क्या लिखते थे, फर्स्ट टर्म 1 - जो कॉमन रेशियो है उसके पावर में n डिवाइड बाई 1 - r। ये तब लिखते थे जब r जो होता था वो कम होता था, r जब होता था वो कम होता था 1 से, ऐसा तभी लिखते थे। तो यहाँ पर हमने ये बताया है कि जब हमें r की कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं पता हो तो हम अक्सर यही लेके चलेंगे, मान के चलेंगे कि जो कॉमन रेशियो है <1 है, और कुछ इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे, इस फार्मूले से r<1 वाले फार्मूले से सॉल्व करेंगे। अगर आपको नहीं गिवन है तो यही <1, अगर आप चाहते हैं तो >1 वाले फार्मूले से भी आप सॉल्व आउट करिएगा। आंसर लगभग हर एक में सेम आता है। तो वीडियो हो चुका है 43 मिनट का और हम जल्दी से इसे करते हैं सॉल्व आउट। तो इसे अब हम क्या कर ले, एलसीएम ले लें और इस n को तो अंदर ला देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, लिमिट r टेंडिंग टू 1, यहाँ पर बचा r-1, यहाँ पर नीचे है a, फिर ब्रैकेट के अंदर अच्छा यहाँ पर देखें अगर ये बचा 1 - 1/r⁻n। हमने कुछ किया नहीं है, बस इसे r⁻n को अंदर ला दिया भाई, ऐसा हम कर सकते हैं, हमें पता है। ये क्या हो जाएगा r-1 डिवाइड बाई r। भाई एलसीएम लिए हैं, सीधे सिंपल सा एलसीएम है। तो इसको आप लोग आई थिंक आप समझ रहे होंगे, बीएससी के छात्र हैं भाई। पहले के जमाने में क्या होता था, बीएससी जो करता था उसके लिए तो भाई बवाल हो जाता था कि हाँ इन्होंने बीएससी किया। और आज तो भाई यूट्यूब से ही बीएससी पूरा पढ़ लेते हैं बच्चे। अगर हम देखें, अगर मैं यहीं से कैंसिल आउट कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कष्ट तो नहीं होगा आपको।
कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा देखो यार, यहाँ से 1/r 1/r-1 है, ये कैंसिल आउट हो जा रहा है, इसको यही काट दो, यही काट दो। अब बचा क्या हमारे पास, यहाँ पर बचा लिमिट r टेंडिंग टू 1 बचा है यहाँ पे भाई, 1 - r तो कट चुका है। और यहाँ पर देखिए rn की जो हमें वैल्यू पता है, जो हमें वैल्यू नोन है, उस rn की वैल्यू हम पुट अप करेंगे। rn की वैल्यू क्या पुट करेंगे, rn की वैल्यू पुट करेंगे b/a। तो जैसा कि हम rn की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या निकल के आएगा, जब हम rn की वैल्यू b/a, उससे पहले हम क्या करते हैं, ये जो अपन में r है इसको हम लोग आगे निकाल देते हैं, तो यहाँ पे r आ जाएगा, यही वाला r है जो अपन में r था उसे हमने आगे निकाल के लिख दिया। अब क्या बचा हमारे पास, अब बचा 1 - 1 rn की वैल्यू b/a, सिंस हमें पता है rn इक्वल टू क्या होता है, rn इक्वल टू होता है b/a। तो हम rn की जगह जब b/a लिखेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे बचेगा b और ऊपर बचेगा यही तो बचेगा। अरे भाई यही तो बचेगा सर, कैसे बचेगा, यहाँ पर देखो ये तो कट आउट हो चुका है, नीचे r बचा था, r को हमने मल्टीप्लाई करके ऊपर ला दिया 1/a। अगर आप देखें 1/a अपन में c/d होता है तो क्या लिखते हैं, c × a डिवाइड बाई b × d, ये नहीं लिखते हैं। आप सिंपली समझ लीजिए कट आउट हो गया और ये r हमने निकल के आगे निकल दी, rn की जो वैल्यू हमने पुट अप कर दी है तो ये हो जाएगा b/a। अब इसका सिंपली एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट r टेंडिंग टू 1 r डिवाइड बाई a, ब्रैकेट के अंदर यहाँ हो जाएगा b - a डिवाइड बाई b। ये तो आंसर बच के आएगा आपके पास। अब अगर आप देखें यहाँ पे तो आप क्या कर सकते हैं, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, काम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तो कोई r की वैल्यू नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट r की वैल्यू 1 पुट अप कर दीजिए। तो 1 पुट अप करने से आपके फायदा क्या होगा कि आपको कैलकुलेशन काफी स्लो हो जाएगी, काफी कम हो जाएगी और एक तरफ से आंसर आ भी जाएगा। यहाँ पर देखिए कोई r की वैल्यू तो है नहीं, तो कंट्राडिक्ट करेगी नहीं, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, r को वैल्यू पुट अप कर देंगे, 1 ही आ जाएगा, तो ये 1/a हो जाएगा। और ब्रैकेट के अंदर आपका क्या बचा, 1 - a/b। अच्छा अब इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो 1 - a/b है, तो इसे आप सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पर क्या गया b - a/b, तो उसे हम लोग क्या लिख पाएंगे, 1/a - 1/b। कुछ आपको ऐसे करके दिख रहा है भाई, इसे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पे क्या बचा, सिंपली 1/a को मल्टीप्लाई किया जब अंदर, या फिर एलसीएम लेकर करो या फिर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या ये चीजें ये नहीं बन जाएगी 1/a माइनस, अच्छा जब यहाँ पर 1/a मल्टीप्लाई करोगे तो a से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/b। यही अपना टोटल आंसर था, यही आपका आंसर लाना था, यही आपने आंसर ला भी दिया। अगर आप देखें तो हमने क्या किया है, हमने इंटीग्रेशन का ही वैल्यू निकाला है जो कि अपना आया है 1/a - 1/b, ये अपना आंसर आ गया है। तो इसे एक बार हम लोग जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, या फिर क्या गलत है क्या सही है उसको हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि वीडियो बनाते बनाते कभी माइक ऑफ हो जाता है, कभी कैमरा ही आपका काम करना बंद कर देता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, बार बार नीचे लैपटॉप में देखना पड़ता है कि भाई चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हम बार बार नीचे जब देख रहे हो तो आप समझिएगा कि हम लैपटॉप देख रहे हैं, अपना ही वीडियो देख रहे होते हैं, तो उसमें ऐसे ऐसे करके कुछ दिखा रहा होता है, तो वही चीज देखना होता है। हम नीचे देखते हैं तो इसका मतलब चल रहा है, आप कुछ और मत समझिएगा कि सर बार बार इधर उधर कहाँ देखते हैं, नीचे ही देखते हैं, कैमरे में देखते हैं। कई बार क्या होता है ये ऑफ हो जाता है, आप तो बता नहीं सकते कि सर ऑफ हो चुका है, तो इसीलिए हमें देखना पड़ता है। अब लोग जल्दी से एक बार क्या करें, रिवाइज कर लें, रिवाइज कर लेते हैं। इसे रिवाइज करने के लिए हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं कहाँ, ये अपना क्वेश्चन था, हम देखेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन a to b 1/x² dx की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। हमने सबसे पहले क्या लिखा, फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला में fx की वैल्यू हमें 1/x² गिवन थी और rn इक्वल टू b/a था। ये तो हमें नोन है भाई, ये तो हमें पता है, यही करना है। फार्मूले में हमने क्या किया कि फार्मूले में हमने 1/x² यानी कि जो फंक्शन गिवन है उसके वैल्यू पुट अप किए, तो कुछ इस प्रकार की आई है। कैसे आई है तो वीडियो में हमने पूरा बता दिया। फिर हमने r से कुछ जो कैंसिल आउट हो रहे थे उन्हें कैंसिल आउट कर दिया।
फिर जब कैंसिल आउट कर दिया इस ए स्क्वायर को, इसमें से 1/a² को हमने कॉमन लिया और इसे कट आउट कर दिया, यहाँ पर बचा r-1/a। तो हमने कुछ इस प्रकार से एक सीरीज मिला, यह सीरीज हमें जीपी मिला है। अगर आपको एपी मिलता है तो एपी तो नहीं मिलेगा फिलहाल, एपी मिल रहा होगा, लेकिन पहले वाले फार्मूले जहाँ पे एपी वाला फार्मूला हमने पता था, जहाँ एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h, एफ ए प्लस 3h अप टू एफ ए प्लस n-1h तक आता था, उसमें एपी मिलता था। यहाँ पर आप अक्सर जीपी मिलेगा, क्योंकि ये जीपी का फार्मूला ही है। ये जीपी हमने निकाल दिया, फिर हमने क्या किया, इस जीपी का सम जो था, समेशन का वैल्यू, वो समेशन पुट अप किया। भाई एसन का फार्मूला एन टर्म के सम का जो ज्योमेट्रिक सीरीज में होता था वो ये होता था, फर्स्ट टर्म -1 - r टू द पावर n अपॉन 1 - r। इस फॉर्मूले में हमने पुटअप किया क्या, अपना कॉमन रेशियो जो आर की वैल्यू थी। ध्यान देंगे हमने पुटअप किया। यहाँ पर फार्मूला नहीं लिखने के पीछे एक रीजन भी है। हम चाहते तो ये फार्मूला यहाँ पे पुटअप कर देते थे, कर सकते थे, लेकिन देखिए आप क्या करते, इस ए से इस ए को कैंसिल आउट कर देते। अगर सिमिलर वे में ये फार्मूला हमने यहाँ लिखा होता तो नहीं कर देते। ये भाई फार्मूले में ए ऊपर है और डिनोमिनेटर में ये नीचे है, आप कट अप कर देते। लेकिन मकसद जो अपना ये था कि ये जो है फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी है, यानी कि इस जीपी का फर्स्ट टर्म है, और ये जो ए बचा है वो आपके पूरे क्वेश्चन का ए है, वो पूरा जो सॉल्व आउट कर रहा है उसका ए है। इसलिए हमने फार्मूला यहाँ पुटअप नहीं किया है, ये फार्मूले को थोड़ा सा सॉल्व करके यहाँ पे पुटअप किया। फार्मूला आपका वहाँ है, उसको सॉल्व को वहाँ फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमने रख दी है, कॉमन रेशियो की वैल्यू रख दी है, जिससे कि हमारे कुछ इस प्रकार का सीन हुआ है, सीन क्रिएट हुआ। यहाँ पर 1/r को हमने n को अंदर रख सकते हैं, ऐसा हम रख सकते हैं भाई, रख सकते हैं तो रख सकते हैं, तो हमने अंदर ला दिया। और rn की वैल्यू हमें पता है b/a होती है। फिर यहाँ पर लिमिट जो है, अच्छा rn की वैल्यू b/, और इसे एलसीएम निकाल दिया, एलसीएम किया तो कुछ टर्म कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे 1/r बचा है, तो 1/r को हम लोग ऊपर ला सकते हैं। ऊपर ला देंगे r, तो यहाँ पे r/a हो जाएगा, और फिर ये जो टर्म बचेगी 1 - rn की वैल्यू b/a रख दिया, तो b/a रखा तो b यही रह जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। ये तो क्लास 5 वाली बात हुई यार, इतना ना समझो तो यार बीएससी छोड़ दो तुम। सर क्यों छोड़ दें, आप नहीं पढ़ाओगे कोई और पढ़ा देगा। हाँ भाई पढ़ाना है सबको। अच्छा अब हमें क्या किए, जब r की वैल्यू हमें फर्दर सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं मिला, r की वैल्यू हम लिमिट में 1 पुट कर दिए, 1 पुट कर दिए तो ये हो गया, r की वैल्यू हम लिमिट से 1 पुट कर दिए, तो आपका कुछ ऐसा सीन हो गया 1/a 1 - a/b। अच्छा अब हम क्या करें, इसे एलसीएम लगते हैं करने बच्चे ऑफलाइन में जो हम पढ़ाते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं बच्चे, और सिंपल और सिंप्लीफाई और सिंप्लीफाई और सिंप्लीफाई करते करते इसका एलसीएम करते हैं, और बाद में जाके 1/a से मल्टीप्लाई करके कट आउट करते हैं। तो ये काफी गलत हो जाता है, लेती हो जाता है। वही मैं आपको पहले बता रहा था कि आप लोग इसे एलसीएम मत करिएगा, एलसीएम करेंगे तो क्या फायदा। आर की वैल्यू जब अब इसे हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें और इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते, इसे से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, वहाँ यहाँ 1/a होगा, तो ये अपना सिंपल सा आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अच्छा क्या लगा होगा, वीडियो आपको समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ढेर सारा कमेंट कीजिएगा, जिससे हमारी हौसला बुलंद होती है कि आपने कमेंट किया है, लाइक किया है। और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा, और हमारी एप्लीकेशन पे भी जुड़ जाइएगा, जहाँ जिसका प्राइस है 449, जिसपे गुरुकुल 10 कूपन कोड लगाने पे आपको 10% का ऑफ भी है। सारा वीडियो आपको एप्लीकेशन पे भी मिलेगा, और जितने भी कोर्सेज आपको पढ़ाए जा रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी, इस सब का लेक्चर आपको वहाँ पे प्रोवाइड अच्छे ढंग से होता है। और आगे आपके जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं सेमेस्टर एग्जाम के, जितने भी यूनिवर्सिटी, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, सभी यूनिवर्सिटी का वहाँ पे एसएस बना हुआ है, अपना फोल्डर बना हुआ है, तो उस पर आप लोग जाइएगा। जो भी आपके पीवाईक्यू होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी सॉल्व आउट कराए जाते हैं वहाँ पे। जो भी आने वाले क्वेश्चन हो, एज्यूम्ड क्वेश्चन होते हैं, वो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, उसे भी हम लोग कराने का प्रयास करते हैं। तो थैंक यू इसके लिए, और ऑल द बेस्ट। आप लोग ऐसे वीडियो पर बने रहिएगा। थैंक यू।